वेलकम फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पालमपुर गांव की कहानी यानी कि आपके पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। ठीक है, ये पार्ट हमने समझकर ख़त्म कर लिया है। इसके वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है, भारत में जनगणना के दौरान, ठीक है, 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गाँव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिकाएं को भरिए। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि भारत में 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है, जिसमें हर गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। सर्वेक्षण यानी सर्वे किया जाता है। तो उस आधार पे हमको पालमपुर से संबंधित सूचनाओं को कॉलम में भरना है। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, अब स्थिति क्षेत्र। ठीक है, अब स्थिति पहले हम देखते हैं अब स्थिति का मतलब क्या होता है। इसमें हमें पालमपुर की अब स्थिति के बारे में बताना है। तो अब स्थिति का मतलब होता है लोकेशन, यानी कि वो किस जगह पे स्थित है। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो जो पालमपुर है वो रायगंज से 3 किलोमीटर दूर, ठीक है, रायगंज से 3 किलोमीटर दूर, रायगंज एक बड़ा शहर है पालमपुर के पास, ठीक है, से 3 किलोमीटर दूर, ठीक है, शाहपुर के पास स्थित है। ठीक है, शाहपुर एक छोटा कस्बा है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं बुक में कहाँ पर है। ठीक है, तो हम देखते हैं बुक में कहाँ पर है इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर, बुक में पहले पेज पे ही इसके परिचय में आंसर है। ठीक है, ये दिया है रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे से जोड़ती है एक सड़क है। ठीक है, जो पालमपुर को रायगंज और उसके आगे के कस्बे से जोड़ती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, तो अब स्थिति का क्षेत्र क्या है हमारा, शाहपुर। एक सेकेंड, शाहपुर के पास रायगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पालमपुर गांव। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांव का कुल क्षेत्र कितना है। ठीक है, गांव का कुल क्षेत्र कितना है। तो जैसे कि हमने उसमें देखा था, तो उसके लिए हमें हिंट के लिए ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है वो कितनी है, पालमपुर में 226 हेक्टेयर है। ठीक है, और हमने पाठ में देखा था कि गांव में जो कुल सिंचित भूमि है, सिंचित यानी कि सिंचाई की हुई भूमि है, वो 200 हेक्टेयर है। ठीक है, तो और असिंचित भूमि कुछ भी नहीं है, यानी कि पालमपुर में हमने पाठ में देखा है कि पाठ में दिया गया है ऐसा कि पालमपुर में असिंचित भूमि है ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 200 प्लस 26 यानी कि 200 धन 26, तो क्या हो जाएगा 226 हेक्टेयर। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत आसान था। अब हम देखते हैं भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग, तो भूमि के उपयोग में भी ये आ जाएगा हेक्टेयर में। तो हमको इस कॉलम में भरना है। तो सिंचित भूमि कितनी है, 200। ठीक है, कितनी है, 200। ठीक है, 200 है सिंचित भूमि, और असिंचित कुछ भी नहीं है। ठीक है, और 26 हेक्टेयर ऐसी भूमि है जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, या कि जैसे जिस भूमि में घर बने, सड़क बनी, तालाब बनी है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला, हम अगली स्लाइड पे जाते हैं, अगले प्रश्न पे। फिर हमारा अगला प्रश्न है सुविधाएं, यानी कि पालमपुर गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे पालमपुर गांव में कौन कौन सी सुविधाएं हैं। ठीक है, तो पालमपुर गांव में शैक्षिक सुविधाएं हैं। ठीक है, सुविधाएं में हम देखेंगे शैक्षिक सुविधाएं, हमने पाठ में देखा था कि पालमपुर गांव में, ठीक है, पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक पाठशालाएं हैं, एक उच्च विद्यालय है। ठीक है, चिकित्सा यानी कि इलाज के लिए क्या क्या है, एक सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एक निजी औषधालय है। ठीक है, बाजार, पालमपुर गांव में बाजार नहीं है, बड़ा बाजार नहीं है, रायगंज में है जो कि पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और छोटी मोटी दुकानें हैं जो कि पालमपुर में स्थित है। ठीक है, बिजली पूर्ति, हमने इसमें पढ़ा था कि बिजली लगभग सभी घरों में है। ठीक है, संचार यानी कि क्या होता है, कम्युनिकेशन यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक लोगों से बात कर सके, अपना संदेशा पहुंचा सके। तो पालमपुर में ऐसी कोई व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं दी गई है इस पाठ में, तो हम इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, और पालमपुर का निकटतम कस्बा या छोटा सा गाँव कौन है, मतलब बड़ा छोटा शहर कौन है, शाहपुर। ठीक है, ये सब हमने पाठ में पढ़ा है, तो यही उसके आंसर है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। एवं एक और सूचना मैं आपको दे दूं कि कई जो बुक या गाइड है उनमें संचार में बहुत सारी चीज़ें दी गई, लेकिन वो सब गलत है। इस पार्ट में हमें पालमपुर में संचार के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, तो हम इसमें ऐसे खालिस्तान लगा के बस छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये चैप्टर का स्क्रीनशॉट है। ठीक है,
तो इसमें दिया गया है कि पालमपुर में क्या क्या सुविधाएं हैं। तो जो नलकूप है बिजली से चलते हैं, यानी कि नल और बिजली की सुविधाएं हैं, ठीक है। और इससे छोटे मोटे प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय है, ठीक है, ये सुविधा है, और एक हाई स्कूल है यानी कि उच्च विद्यालय है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, राजकीय यानी कि सरकारी, ठीक है, और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार होता है। तो यही सारी सुविधाएं हमको आंसर में लिखनी है, ठीक है। तो हमने देखा, ठीक है। और अब हम आगे क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन की सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? यानी कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, ठीक है, खेती की आधुनिक विधियों, यानी कि आधुनिक यानी कि मॉडर्न विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है। आगतों यानी कि ऐसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है जिनको उद्योगों में निर्मित किया जाता है। उद्योगों यानी कि इंडस्ट्री यानी मशीन द्वारा विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? तो आपको बताना है कि आप सहमत हैं कि आधुनिक कृषि तकनीक में जो सामान इस्तेमाल होते हैं, आधुनिक यानी कि मॉडर्न, ठीक है, उनमें ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है जो कि उद्योगों में निर्मित की जाती है। तो क्या आप सहमत हैं? तो हमने इस पाठ में देखा था कि पालमपुर में आधुनिक खेती के लिए बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमें वही बताना है आंसर में। तो अब चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। तो हम आंसर कैसा शुरू करेंगे हमारा कि हाँ, आधुनिक कृषि तरीकों को कारखाने में निर्मित अधिक संसाधन चाहिए, ठीक है। तो हमने देखा था जो आधुनिक कृषि तरीके जो होते हैं, ठीक है, तो उन्हें ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि किसान, हमने देखा था आधुनिक कृषि तकनीक के अंदर अगर किसान HYV बीज यानी कि ऐसे बीज होते हैं जो कि लैब में बनाए जाते हैं या उद्योग में बनाए जाते हैं, ठीक है, इनकी उपज बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके साथ हमें सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बीज, इन बीजों को सिंचाई की ज़रूरत रहती है। और साथ ही हमें इनको रासायनिक खाद देना पड़ता है, ठीक है, कीटनाशक भी देना पड़ता है। और यदि आधुनिक कृषि तकनीक में यदि हम ट्रैक्टर, थ्रेसर जैसी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो इन मशीनों को चलाने के लिए भी ये जो ट्रैक्टर है, ये भैंसल है, ये सारी जो मशीनें होती है, ये भी उद्योगों द्वारा बनती है, ठीक है, उद्योगों द्वारा निर्मित की जाती है। तो इनके लिए हमें डीजल ईंधन भी चाहिए होता है, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो आधुनिक कृषि तकनीक है वो एक तो महंगी भी होती है और उसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। और साथ ही साथ सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की, ठीक है। बिजली के प्रसार ने किसानों की मदद की है। जैसे बिजली आने के पहले किसान ये स्पेलिंग गलत हो गई है, चक्के या पहिया है, ठीक है, पहिए की सहायता से पानी कुएं से निकालते थे, फिर सिंचाई करते थे। लेकिन बिजली आने से नलकूपों, मोटर की व्यवस्था पालमपुर में की गई जो कि बिजली की सहायता से चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि पालमपुर में जब बिजली नहीं थी, प्रश्न में पूछा गया कि बिजली के आने से किस तरह सहायता मिली किसानों को, ठीक है। तो जब बिजली नहीं थी तो खेतों में जब सिंचाई करना रहता था तो लोग क्या करते थे, एक पहिया लगाते थे कुएं में, फिर उस पहिए की सहायता से पानी निकालते थे, फिर खेतों में सींचते थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम लगता था और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, ठीक है। बिजली आ गई तो बिजली आने से फ़ायदा क्या हुआ, कुएं में मोटर डाली, फिर पाइप लगाया, सीधे खेतों में ले गए, बटन चालू करी और सिंचाई हो गई, ठीक है। तो इससे उनका परिश्रम बचा, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, उन्हें मानसून या बरसात पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, ठीक है। तो पहले क्या होता था, जब बिजली की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, तो हम पानी भी नहीं निकाल पाते थे, या अगर बोरिंग करनी है, बोरिंग यानी ज़मीन में गड्ढा करके हम पानी निकालते हैं, उसके लिए भी बिजली की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि कहीं कुआं नहीं है तो लोग बोर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बिजली की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। जब मानसून, तो वो पहले बिजली नहीं थी तो उन्हें मानसून की बरसात पे निर्भर रहना पड़ता था कि जब बारिश आएगी तब खेतों में पानी जाएगा, फिर हमारी फसलें बड़ी होगी, ठीक है। बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार के कारण किसान
पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न फसलें उगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार आया। तो खेतों में सबसे ज़्यादा बिजली ने कैसे काम किया? देखो खेतों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो खेतों में क्या हुआ? बिजली आई, तो बिजली से सिंचाई प्रणाली में सुधार आया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? पहले जो किसान होते थे वो बारिश का इंतज़ार करते थे कि जब बारिश होगी तब हम सिंचाई करेंगे, तब हम फसल लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ बारिश के मौसम में फसल लगाते थे। तो बिजली आने से उन्हें पानी मिलने लगा हर मौसम में, तो इसके कारण वो एक साल में कई विभिन्न फसलें, अलग अलग फसल उगा सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न 4 क्या है? क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? सिंचित क्षेत्र यानी कि जो सिंचाई का जो क्षेत्र है, ठीक है, जितनी जगह में सिंचाई होती है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये खेत है, ये जो गोला दिख रहा है आपको, ये खेत है, ठीक है। इसमें अगर इस जगह में सिंचाई होती तो क्या इस क्षेत्र को और बढ़ाना जरूरी है? मतलब कि इस जगह में सिंचाई, इतने पूरे जगह में सिंचाई करना जरूरी है, ठीक है। तो और क्यों जरूरी है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके उत्तर में भी हमने पॉइंट में लिखे हैं। तो पहला हम देखते हैं, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना जरूरी है क्योंकि भारत में मानसून की बरसात भ्रमणशील या अनिश्चित है, ठीक है। कृषि के अंतर्गत आने वाली भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है एवं कई ऐसे सूखे क्षेत्र हैं जहां बिना आधुनिक सिंचाई व्यवस्था की खेती कर पाना असंभव है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं हम आंसर में? जो सिंचित क्षेत्र है उसको बढ़ाना जरूरी है। क्यों बढ़ाना जरूरी है? क्योंकि भारत में जो मानसून का जो टाइम होता है, जब बारिश का टाइम होता है, वो अनिश्चित होता है। कभी कभी समय से पहले बारिश हो जाती है, ठीक है। कभी कभी सीज़न आ जाता है बारिश का, लेकिन बारिश आती ही नहीं है, ठीक है। तो इससे जो हम मतलब किसान जो रहते हैं वो समझ नहीं पाते कि वो फसल बोएं कि नहीं बोएं, ठीक है। कई बार वो फसल बो देते हैं कि बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश नहीं आती है, ठीक है। तो उनका नुकसान होता है, ठीक है। और कई सूखे क्षेत्र ऐसे हैं जहां बिना आधुनिक सिंचाई व्यवस्था की खेती कर पाना असंभव है। मतलब कि कई क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे कि राजस्थान का एरिया हो गया, जहाँ पे बहुत सूखा है, तो वहाँ पे मानसून पे हम निर्भर नहीं रह सकते, इसलिए वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है और इसके बिना खेती कर पाना असंभव है, ठीक है। खा पॉइंट क्या है? साथ ही कई फसलें ऐसी होती है जैसे कि चावल, गन्ना, गेहूँ आदि, इन्हें अधिक जल की ज़रूरत होती है। ऐसी कई फसलें होती हैं जैसे कि चावल, गन्ना, गेहूँ, इनको ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसलिए इनको भी आधुनिक सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए हमें सिंचित क्षेत्र बढ़ाना चाहिए ताकि हम ये सारी फसल उगा पाएँ। और ये सारी जो फसलें होती हैं ना, वो कैश क्रॉप्स होती हैं, यानी कि ये जो बेचते हैं और इन्हें हमें पैसा आता है, ये सारी फसलें पैसों के लिए लगा सकते हैं हम, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा पॉइंट है, यदि किसानों की उपज बढ़ाने के लिए HYV बीजों का उपयोग किया जाता है तो इन बीजों को अत्यधिक सिंचाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये HYV लिखा है, HYV। तो HYV बीज क्या होते हैं? ये जो बीज होते हैं, ये लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है। केमिकल रसायनों की मदद से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बीज होते हैं केमिकल रसायनों की मदद से बनाए जाते हैं। ये बीज ऐसे बीज होते हैं, अगर इनको हम लगाते हैं, जो हमारे साधारण बीज होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ये उपज प्रदान करते हैं। जैसे कि अगर हमने HYV का एक बीज लगाया तो ये 10 फल प्रदान करेगा हमको। यदि हम साधारण बीज लगाते तो वो 1 या 2 फल प्रदान करेगा। तो वो इस बीज की तुलना में ये जो है HYV बीज, ये ज़्यादा उपज प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन HYV के बीज के साथ एक कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है वो? तो वो कंडीशन ये है कि यदि HYV बीज अगर हमको चाहिए, उससे फल चाहिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है 5th नंबर का, ठीक है। 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर नहीं डाला, क्वेश्चन नंबर 5th है, ये आपके अभ्यास का ही प्रश्न है। तो इसमें क्या दिया? पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए। पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण की एक सारणी बनाइए, ठीक है। तो पालमपुर में टोटल कितने परिवार हैं? 450 परिवार हैं।
तो इन 450 परिवारों के बीच में भूमि किस तरह वितरित है, यानी कि कितने परिवारों के पास कितनी भूमि है, इसकी हमको सारणी बनाना है। ठीक है, तो पाठ के हिसाब से हमको बनाना है, किसी भी गाइड के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत सारी गाइड और बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें पहला जो प्रश्न है आपका उसका आंसर भी गलत दिया है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने गलत लिख के रखे हैं, इस प्रश्न का आंसर भी गलत दिया है, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में गलत पढ़ाया है। ठीक है, हमें सिर्फ पाठ के हिसाब से चलना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप गाइड से इधर उधर से लिख कर आओगे तो अगर वो गलत लिखा है और वो पाठ में नहीं दिया है तब आप लिखते हो तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ से उत्तर है, तो पालमपुर में 450 परिवार है, 450 में से जो 150 परिवार है वो भूमिहीन परिवार है। ठीक है, जो कि दलित है। ठीक है, अब 450 में से 150 कितने भूमिहीन है। ठीक है, भूमिहीन है। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कितने परिवार है, 240 परिवार है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक है, 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले कितने परिवार है, 60 परिवार है। 10 हेक्टेयर एवं अधिक भूमि वाले पता नहीं कितने परिवार है, वो भी 2 हेक्टेयर के अंदर, इसी के अंतर्गत आएंगे। ये नहीं दिया है पाठ में, बस दिया है कि कुछ परिवार ऐसे जहाँ पे 10 हेक्टेयर एवं उनसे अधिक भूमि है उनके पास। ठीक है, तो टोटल कितने परिवार हो गए, 150 प्लस 240 प्लस 60, तो कितने हो गए, 450 परिवार हो गए। ठीक है, तो ये पूरा भूमि का वितरण हो गया पालमपुर में। ठीक है, ये प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा और याद रखिएगा कि आपको यही लिखना है, पार्ट के हिसाब से लिखना है। मैंने जितने भी आंसर क्वेश्चन आपको लिखवाए वो सब पार्ट के हिसाब से लिखवाएं, पालमपुर के हिसाब से लिखवाए हैं। ठीक है, तो आपको किसी भी बहकावे में नहीं आना है या गाइड के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो एक बार और हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया, ये 450 परिवार जो है वो मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दे दिए। 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः दलित है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करती है। यानी कि ये 240 परिवार है जिनके पास भूमि है वो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। ठीक है, 60 परिवार है जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। ठीक है, कुछ बड़े किसानों के पास 10 या इससे अधिक भूमि है, ये जो 2 हेक्टेयर में ही आ जाएंगे, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पे ही आ जाएंगे ये जो 10 परिवार है। ठीक है, तो एक बार और मैं आपको पहला प्रश्न बता देती हूँ, क्योंकि पहला प्रश्न का उत्तर जो है वो बहुत सारी गाइडों में गलत दिया है। ठीक है, अब स्थिति क्षेत्र यानी कि लोकेशन, और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में गलत भी पढ़ाया, बहुत सारे लोगों ने बुलंदशहर पढ़ाया है जो कि इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, वहीं जो खा वाला जो है ये गांव का कुल क्षेत्र, इसमें 226 आएगा। कैसे, 26 हेक्टेयर और 200 हेक्टेयर सिंचित भूमि है। ठीक है, पालमपुर में, जो कि पाठ में दिया गया है। और इसमें भी बहुत सारे लोगों ने, और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा ये, क्योंकि असिंचित भूमि के बारे में पाठ में दिया ही नहीं गया है, और ये पालमपुर के हिसाब से पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा है पालमपुर। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसमें 276 लिखा है और गाइड में लिखा है, और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में गलत पढ़ा है। तो आपको ये बस यही लिख कर आना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू।